अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोग 2.5 स्टार्ट किए थे, उसमें हमने मेन क्वेश्चन 2 और मेन क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लिया था। आज उसी 2.5 को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कितना सम हम 1 घंटे में कवर कर पाते हैं। एक्सरसाइज 2.5 मेन क्वेश्चन 4 क्या बोला गया? फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। फॉर्म मतलब क्या होता है? फॉर्म FORM, फॉर्म, फ्रॉम नहीं, फॉर्म। फॉर्म मतलब क्या होता है? फॉर्म मतलब होता है कि आप चीजों को बनाओ, है ना। इंग्लिश मीडियम में हो इतना तो जानते ही होंगे। फॉर्म मतलब होता है चीजों को बनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाओ? फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तब बोलोगे ये क्या हो गया, है ना। पहले तो हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था। अगर आप 2.1 चेक करो तो अपने को एक इक्वेशन दिया था और पता लगाना था कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। सही। उस 2.1 में तरह तरह के सम थे। अगर मैं 2.2 में आऊं तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना था। 2.3 मैंने फिलहाल नहीं करवाया, करवाऊंगा। 2.4 की अगर मैं बात करूं, अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना होता था। तो अब तक जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था, अब मुझे उसे फॉर्म करना है, बनाना है। सवाल समझ में आ रहा है? हाँ, सवाल का समझना बहुत जरूरी है। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो अब तक पिछले कुछ एक्सरसाइज में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था, अब अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। कैसे? कैसे? क्वेश्चन कहता है फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। दिख रहा है? हाँ, एक और वर्ड का मतलब सुन लो, रूट्स। क्या बोला है? रूट्स। ठीक। क्वेश्चन कहता है कि जाओ आप जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। कैसे? कैसे? तो बोलता है ये लो 2 रूट, ये रूट है, और जाओ अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। तो अगर मैं देखूं कि मेरे पास एज अ गिवन क्या है, तो मेरे पास एज अ गिवन 2 रूट है, तो उसको रूट्स कहा जा रहा है। और मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है या फाइंड करना है। तो समझ में आ रहा है कि क्या दिया है और क्या मांगा है। पक्का? पक्का? ये बहुत जरूरी है। बाकी कैसे फाइंड करेंगे वो तो मिनटों का काम है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो पहले अपने आप को समझाओ क्या दिया है और क्या मांगा है। हाँ? चलो वापस देखेंगे। क्या दिया है? 2 रूट्स दिए हुए हैं। देखो 2 और 2 रूट्स दिए हुए हैं। बदले में क्या मांग रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांग रहा है। कहता जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के लेके। अब देखो मैं क्या करूंगा, सुनना मेरी सोच सुनना। इस सम को मैं कैसे सॉल्व करूंगा? जब भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को लेके बात करें ना, जब भी, आज कल परसों, जब भी, या पूरे साल भर में जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का जिक्र होगा ना, तो पहला रूट अल्फा होगा, दूसरा रूट बीटा होगा। सुने? अल्फा, ALPHA, अल्फा। दूसरा रूट बीटा, BETA। बात समझ में आ रही है? तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2 रूट, तो मैं देखा कितने रूट, तो मालूम पड़ता है 2 रूट। तो 2 रूट दिया है, 2 रूट में से एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। सही? सही? हाँ? तो अगर 2 रूट का जिक्र हो रहा है तो एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा, एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। बीटा, मैं बीटा कह रहा हूं, इसको बेटा मत पढ़ लेना। बीटा।
सही, ये थोड़े साइंस में आते हैं ना, अल्फा बीटा गामा रेज, तो ये फिलहाल तो अपन अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दो रूट और मुझे बदले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो, तो वो जो रूट का जिक्र कर रहा है ना, या वो जो रूट मुझे दे रहा है, उसमें से एक रूट अल्फा कहलाएगा, दूसरा रूट बीटा कहलाएगा। ठीक ठीक, साफ तौर पे ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि पहली चीज अल्फा है और दूसरी चीज बीटा है, लेकिन उसका रूट कहना और मेरा समझ जाना कि हाँ पहला वाला अल्फा होगा और दूसरा वाला बीटा होगा। सही है अब तक? सही है। फिर उसी ही अल्फा और बीटा का मैं आगे चल के एक बार एडिशन फाइंड कर लूंगा और एक बार मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर लूंगा। सुन रहे स्टेप्स, सम किस तरह से सॉल्व होगा मैं वो स्टेप डिस्कस कर रहा हूं। हाँ, उसका रूट क्या है ना, मैं पहले वाले को अल्फा मान लूंगा, दूसरे वाले को बीटा मान लूंगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप वही अल्फा बीटा का आप आगे चल के एडिशन फाइंड कर लोगे, आगे चल के मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर लोगे। दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप आप एक फॉर्मेट लिखोगे या आप एक फॉर्मूले जैसी चीज लिखोगे, उसमें वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, जो आया होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, तो मैं आपसे स्टेप डिस्कस कर रहा था कि जब भी ऐसा आपको एग्जाम में सम आए कि ये दो रूट और बदले में क्वाड्रेटिक दो, तो जो दिया हुआ रूट है उसमें से पहला अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। वो जो दो रूट है आगे चल के उसका एडिशन फाइंड कर लो और उसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लो। फिर आगे चल के एक फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो जो मैंने कहा हूं वो जरा बोर्ड पे लिखोगे। देखो मेरे पास रूट है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। मेरे पास रूट है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। कैसे? तो आप बोलोगे लेट जो पहला वाला है वो अल्फा और जो दूसरा वाला है वो बीटा। सही, ये अल्फा का सिंबल है और ये बीटा का सिंबल है। ये आपका पहला स्टेप खत्म। उसके बाद आप इन्हीं रूट का एक बार एडिशन फाइंड कर लो और एक बार मल्टीप्लिकेशन। चलो एडिशन फाइंड कर लो। क्या मैं अल्फा जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ 2 माइनस √5 प्लस का प्लस। क्या मैं बीटा जानता हूं? तो आप बोलोगे हाँ 2 प्लस √5। सॉल्व करो उसको। प्लस में √5 माइनस में √5 कैंसिल, 2 और 2 4। तो ये रही आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। जिस तरह से आपने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया है उसी ही तरह से आप अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। मैंने कहा था ना कि हमारा जो दूसरा स्टेप होगा उसमें पहले हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, रूट का एडिशन, और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे, रूट का मल्टीप्लिकेशन। चलो अल्फा इंटू बीटा। क्या मैं अल्फा जानता हूं? हाँ 2 माइनस √5। क्या मैं बीटा जानता हूं? हाँ 2 प्लस √5। इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। ऐसे होता है ना, 4 और a के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। वैसे ही इनके देखो, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई के यहां भी 2 लोग हैं, मल्टीप्लाई के यहां भी 2 लोग हैं, यहां भी एक से ज्यादा लोग हैं, वहां भी एक से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं मतलब तो मल्टीप्लाई यहां भी जाहिर हो रहा था, मल्टीप्लाई यहां भी जाहिर हो रहा है। समझ में आया? अरे समझ में आया कि ब्रैकेट क्यों आया, है ना? मल्टीप्लाई के इस तरफ भी 2 लोग, मल्टीप्लाई के इस तरफ तो भी 2 लोग। जब एक से ज्यादा लोग हो तो हम उसको ब्रैकेट में शो करते हैं। करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, जल्दी मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करो? मैंने आप लोगों को ना एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई सिखाया था। 2 ब्रैकेट, बीच में मल्टीप्लाई,
याद है, किसी एक को सी मान लो, किसी एक को आर मान लो, सी को बार बार लिखो, याद होगा। अब चाहो, आप चाहो तो वैसा यहां पे कर सकते हो, कोई दम नहीं। आप चाहो तो वैसा कांस्टेंट मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट यहां पे यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको जरा एक और मल्टीप्लाई सिखा दूं, देखो आपको आसान लगेगा। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल, एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। शर्त, इसकी शर्त क्या है? शर्त लोग सेम होना चाहिए और साइन अलग होना चाहिए। सुने? अरे सुने कि नहीं सुने? अब अगर मैं मल्टीप्लाई की बात ही कर रहा हूं तो जरा और सुन लो। 2 ब्रैकेट है, बीच में मल्टीप्लाई है, मैं 3 तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। पहली पॉसिबिलिटी, मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकता हूं। दूसरी पॉसिबिलिटी, मैं इंडिविजुअल मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। तीसरी पॉसिबिलिटी, मैं होल मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं। तो अगर 2 ब्रैकेट है ना और बीच में मल्टीप्लाई है तो मैं उसको 3 तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूं और हर एक मल्टीप्लाई की अपनी अपनी शर्त है। अगर किसी को होल मल्टीप्लाई होना है तो उसकी चीज भी सेम होना चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए। सुने? सुने कि नहीं सुने? अगर मैं बात करूं होल मल्टीप्लाई तो a प्लस बी, a प्लस बी, चीज भी सेम है और साइन भी सेम है, तो ऐसे केस में मैं होल मल्टीप्लाई करूंगा। होल मल्टीप्लाई, तो होल मल्टीप्लाई की शर्त है चीज भी सेम होना चाहिए और साइन भी सेम होना चाहिए। वैसे ही इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की शर्त है लोग सेम होना चाहिए और साइन अलग होना चाहिए। जैसे a प्लस बी, a माइनस बी, फर्क देख रहे हो? यहां पे चीज सेम थी, साइन भी सेम थी, तो होल मल्टीप्लाई वाला केस बनेगा। यहां पे चीज सेम है, साइन अलग है, तो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई वाला केस बनेगा। ठीक, अब बच गया कांस्टेंट। क्या बच गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट की कोई शर्त नहीं, आपकी मर्जी। आप चाहो तो कांस्टेंट को होल मल्टीप्लाई में भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो कांस्टेंट को इंडिविजुअल में भी अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही सॉल्व कर सकते हो। सुने? मैं थोड़ा सा आपको चार्ट बना के दिखा दूं। अगर केस बन रहा है होल मल्टीप्लाई का तो आप कांस्टेंट से सॉल्व कर सकते हो। अगर केस बन रहा है इंडिविजुअल मल्टीप्लाई का तो आप कांस्टेंट से सॉल्व कर सकते हो। अगर केस बन रहा है कांस्टेंट का तो आप कांस्टेंट से सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? लेकिन अगर केस बन रहा है कांस्टेंट का तो आप होल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना? ये सिर्फ वन वे है, आप सिर्फ जा सकते हो, आ सकते नहीं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपने 2 ब्रैकेट देखा और वहां पे आपको लग रहा है कि होल मल्टीप्लाई की शर्त पूरी हो रही है, तो होल मल्टीप्लाई के केस में आप कांस्टेंट वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो, जो अंत में आंसर आएगा वो सही होगा। अगर आपने देखा कि इंडिविजुअल का केस बन रहा है तो आप उस इंडिविजुअल के केस में कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हो, जो अंत में आंसर आएगा वो सही होगा। अगर आपने देखा कि कांस्टेंट का केस बन रहा है तो आप उसको कांस्टेंट से सॉल्व करोगे, कोई मसला नहीं, है ना? तो होल के केस में आप कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हो, इंडिविजुअल के केस में आप कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हो, कांस्टेंट के केस में आप कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर कांस्टेंट का केस है तो आप होल नहीं कर सकते। अगर कांस्टेंट का केस है तो आप इंडिविजुअल नहीं कर सकते। सुने? कांस्टेंट से ही सॉल्व हो सकता है। फिर आप बोलोगे सर आपने होल की शर्त बता दी, सर आपने इंडिविजुअल मल्टीप्लाई की शर्त बता दी, कांस्टेंट की शर्त क्या है? तो मैं बोलूंगा कांस्टेंट की कोई शर्त नहीं होती है। अगर लगे ना कि होल नहीं होगा, अगर लगे ना इंडिविजुअल नहीं होगा,
तो आखिरी में कांस्टेंट ही एक चारा बच जाता है कांस्टेंट का करने का। ठीक, कांस्टेंट की कोई शर्त नहीं होती। अगर लगे कि इंडिविजुअल का केस नहीं बन रहा है, अगर लगे होल का केस नहीं बन रहा है, तो अंत में एक ही तरीका कांस्टेंट। चलिए अब जरा थोड़ा सा नजर डालते हैं सम पे। चलिए देखो, कंफ्यूज नहीं होने का, बी प्रैक्टिकल, चीजों को सॉल्व करके देखो, ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, 2 ब्रैकेट है, बीच में मल्टीप्लाई, मैं 3 तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। हाँ बोलो बोलो। 2 ब्रैकेट है, बीच में मल्टीप्लाई है, मैं 3 तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। पहला चेक कर लो, होल चेक कर लो, क्या यहाँ पे होल हो रहा है? होल की शर्त क्या है? चीज भी सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए। होल की शर्त क्या है? चीज भी सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे चीज सेम है लेकिन साइन सेम नहीं है, यहाँ पे होल मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे होल मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब नेक्स्ट इंडिविजुअल को चेक करो, इंडिविजुअल को, चीज सेम है, साइन अलग है। हाँ, यहाँ पे इंडिविजुअल का केस बन रहा है। सही सही, देखो चीज सेम है, साइन अलग है, यहाँ पे इंडिविजुअल का केस बन रहा है। अब जब यहाँ पे इंडिविजुअल का केस बन रहा है तो करो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई। सुने सुने कि नहीं सुने, है ना? तो जब यहाँ पे इंडिविजुअल का केस बन रहा है तो यहाँ पे क्या करोगे आप? इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करोगे। अगर किसी कारण से इंडिविजुअल मल्टीप्लाई का केस नहीं बनता तो अंत में क्या बच जाता है? कांस्टेंट। तो आपको एट द एंड आपको कांस्टेंट वाला मेथड अप्लाई करना ही पड़ता। फिलहाल यहाँ पे इंडिविजुअल का केस बन रहा है तो मैं इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इंडिविजुअल कैसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे? देखो, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो जो 2 है ना वो 2 बार पहला वाला पहले वाले से। अब साइन माइनस प्लस माइनस, साइन साइन से। अब ये √5 यहां भी है, √5 यहां भी है, √5 2 सही है। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल मल्टीप्लाई। वापस वापस, सबसे पहले आप क्या देखोगे? 2 ब्रैकेट है, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, 2 ब्रैकेट बीच में मल्टीप्लाई, मैं 3 तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। पहले जोड़ दो, क्या वो होल हो रहा है? होल की शर्त क्या है? चीज सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे चीज सेम है, साइन सेम नहीं है, यहाँ पे होल मल्टीप्लाई नहीं होगा। मेरा अगला मेथड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की क्या शर्त है? चीज सेम होना चाहिए, साइन अलग होना चाहिए। चीज सेम है, साइन अलग है। हाँ, यहाँ पे इंडिविजुअल का केस बन रहा है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? पहला वाला पहले वाले से, साइन साइन से, दूसरा वाला दूसरे वाले से। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करें ना, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया इंडिविजुअल मल्टीप्लाई। देखो ये सब ना ये सब मेरे कहे हुए जुमले हैं, मुझे नहीं पता दूसरे लोग उसको होल बोलते हैं या इंडिविजुअल बोलते हैं या कांस्टेंट बोलते हैं। आप मुझसे सीख रहे हो ना, तो ये सब मेरे कहे हुए जुमले हैं। इसको कहीं जाके तीसरे या चौथे में मत बोलना। ठीक, हो सकता है कि यही चीज बुक में या दूसरे मैथ्स टीचर अलग बोलते होंगे, लेकिन अंत में जो आंसर आएगा ना वो अपना एक जैसा आएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का माइनस, रूट और स्क्वायर कैंसिल, 5, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया 1 और बड़े नंबर की 7। तो ये रहा मेरा रूट का मल्टीप्लिकेशन और मेरा सेकंड स्टेप खत्म। सही सही कि नहीं? फिर से देखते हैं जरा। क्वेश्चन ने कहा था रूट ले लो और जाओ मेरे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आओ। कैसे काम करेंगे? क्वेश्चन जिसको रूट बोल रहा है उसमें से पहला अल्फा हो जाएगा हमेशा, दूसरा बीटा हो जाएगा हमेशा। ठीक, फिर अगर आप मन में ये सोच रहे हो ना क्यों अल्फा और क्यों बीटा, तो मैं बोलूंगा ये फिक्स वैल्यू है। अगर वो क्वाड्रेटिक का रूट है तो उसको अल्फा और बीटा ही होना है।
अगर वो क्वाड्रेटिक का रूट है तो उसको अल्फा और बीटा ही होना है, इसके अलावा कोई तीसरा, कोई चौथा या कोई पांचवा नहीं हो सकता। सुने, अगर क्वेश्चन ने क्वाड्रेटिक का रूट है ऐसा जिक्र कर दिया तो वो रूट अल्फा ही होना है, वो रूट बीटा ही होना है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो क्वेश्चन ने कहा ये लो रूट और जाओ मेरे लिए क्वाड्रेटिक ले आओ, तो मैंने बोला चलो ठीक है, सम शुरू करते हैं। उसका दिया हुआ रूट मैं मान लूंगा, पहला अल्फा दूसरा बीटा, मान के हो गया। अब इसी ही रूट का एडिशन निकाल लो, इसी ही रूट का मल्टीप्लीकेशन निकाल लो। तीसरा स्टेप, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब आप एक फॉर्मूला कहो या एक फॉर्मेट लिखो, सही देखो क्या क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये कंपल्सरी है, कंपल्सरी समझता है क्या? कंपल्सरी समझता है? जब जब बात होगी ना कि जाओ क्वाड्रेटिक का, जब बात होगी ना कि जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके लाओ, तो इसका जिक्र होगा, वो नहीं है। तो ये कंपल्सरी है। चलो अब एक्स स्क्वायर दिखेगा हमेशा, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा, क्या मैंने इसको ढूंढ के रखा, 4x का x प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा -1 इज इक्वल टू 0। देखो कहीं पे दो साइन साथ में है, यहां पे है, तो क्या आ जाएगा, और सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस, ये जो आई हुई चीज है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो आई हुई चीज है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे मैं इसको क्वाड्रेटिक कह सकता हूं? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों या कैसे इसको कोई क्वाड्रेटिक कहेगा, अब क्या बोलोगे? आप बोलोगे क्वाड्रेटिक मतलब वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री या जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। याद करो 2.1, वो इक्वेशन जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो चेक करो, तो x के ऊपर 2, डिग्री इज 2, x के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री इज 1, x ही नहीं, डिग्री इज 0। तो 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है ना? x के ऊपर 2, 2 भी है, x के ऊपर कुछ नहीं, 1 भी है, x ही नहीं तो 0, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, लेकिन क्या हाईएस्ट 2 है? हाँ, इसलिए ये क्या रहा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो उसने मांगा था मैंने उसको दिया और आपका सम खत्म। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, एकदम आसान है। अब जरा मैं एक बार आपको स्टेप सिखाऊं तो कैसा बोलोगे, है ना? पहले देखो क्या दिया है और क्या चाहिए। रूट दिया है, बदले में क्या मांगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, फटाफट स्टेप सोचने का, है ना? फटाफट क्या सोचने का स्टेप। चलो, रूट दिया है, जब भी रूट का जिक्र हो तो पहला दिया हुआ अल्फा कहलाएगा, दूसरा दिया हुआ बीटा कहलाएगा। उसने सिर्फ रूट दिया, मुझे पता था पहला अल्फा है दूसरा बीटा है, इसलिए मैंने लेट लिख लिया, लेट, L-E-T, लेट। सही है। उसने साफ तौर पर नहीं बोला ना कि ये लो अल्फा ये लो बीटा, उसने सिर्फ रूट बोला ना। मुझे पता था कि हाँ वो रूट पहला अल्फा दूसरा बीटा। उसने नहीं दिया अल्फा और बीटा, मैंने मान लिया, तो मैंने क्या लिखा? लेट। ये आपका पहला स्टेप खत्म। फिर उसी ही रूट का एडिशन निकालो, उसी ही रूट का मल्टीप्लिकेशन निकालो, आपका दूसरा स्टेप खत्म। एक फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला कंपल्सरी। जब जब बात होगी कि जाओ क्वाड्रेटिक का इक्वेशन लेके आओ, आप इस फॉर्मूले के सहारे काम करोगे। अल्फाबेट भी यही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये कंपल्सरी है। अगर आपको यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है तो आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, लेकिन ये कंपल्सरी है। इसमें वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, अपना क्या जाएगा। ठीक,
ठीक, एक और सम सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व कर दूं 11। चलो सॉल्यूशन बताओ, तो बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है और क्वेश्चन ने क्या मांगा है। क्वेश्चन ने क्या दिया है और क्वेश्चन ने क्या मांगा है। क्वेश्चन ने रूट दिया है, बदले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगा है। क्वेश्चन ने रूट दिया है, अगर दो रूट है तो उसमें से पहला अल्फा कहलाएगा, दूसरा बीटा कहलाएगा। अगर वो साफ साफ नहीं बोलता है कि पहला अल्फा दूसरा बीटा, तो मैं खुद से मान लूंगा, कुछ भी हो मैं खुद से मान लूं, या वो साफ साफ बोले कि ये लो अल्फा ये लो बीटा, पहला अल्फा ही होना है दूसरा बीटा ही होना है। इस अल्फा और बीटा के अलावा आप और कुछ अज्यूम नहीं कर सकते। तो लेट जो पहली चीज है वो अल्फा और जो दूसरी चीज है वो बीटा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, इसी ही रूट का आप एडिशन निकाल लो, इसी ही रूट का आप मल्टीप्लीकेशन निकाल लो। चलो, क्या मैं अल्फा जानता हूं? हाँ। प्लस का प्लस। क्या मैं बीटा जानता हूं? हाँ। 4 में कुछ नहीं प्लस हुआ, 4। ऐसे होता है ना, आपके पास 20 रुपया है, मैंने आपको कुछ नहीं दिया, 20 रुपया। वैसे ही 4 में कुछ नहीं प्लस हुआ, 4। अल्फा 0, इनके बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, बीटा 4। फर्क देख रहे हो? इसको देखो, हाँ? यहां मल्टीप्लाई के दोनों तरफ एक एक लोग हैं, तो यहां पे ब्रैकेट नहीं आएगा। यहां पे मल्टीप्लाई के दोनों तरफ एक से ज्यादा लोग थे, तो यहां पे ब्रैकेट आएगा। 4 0 0। तो ये रहा मेरा पहला स्टेप, ये रहा मेरा दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप, फॉर्मूला, जब वो फॉर्मेट जिससे हम आंसर लेके आते हैं। Therefore, required quadratic equation is, क्या है वो फॉर्मूला? बताओ बताओ क्या है वो फॉर्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सुने, हर बार x ही आएगा, ऐसा ऐसा लिखने का, ऐसा ही आएगा, जरा भी चेंज नहीं। चलो, ये तो फिक्स वैल्यू है, यहां पे कोई चेंज नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा 4x का x प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा 0 इज इक्वल टू 0। और ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। आप चाहो तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखो तो टेक्स्ट बुक में ये वाला आंसर हुआ, है ना? सुने, आप यहां तक करो तो भी चलेगा, आप यहां तक करो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक की बात करो तो वो यहां तक है। सही। 0 कोई वैल्यू नहीं रखता है, तो 0 को हटा दो, तो जो बच गया वो आपका आंसर। ठीक। फिर अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये क्वाड्रेटिक है, आप बोलोगे हाँ, x के ऊपर 2, डिग्री इज 2, x के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री इज 1, तो जो 2 है वो हाईएस्ट है, इसलिए क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। ये रहा उसका मानना हुआ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आसान है यार, आना ही चाहिए। तीसरा देख लेते हैं। मैं तीसरा करवाऊं आपको, उससे पहले जरा मैं एक फिर से वो टाइप ऑफ मल्टीप्लाई का जिक्र कर लेते हैं। चलो, 2 ब्रैकेट है, बीच में मल्टीप्लाई है, मैं 3 तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैंने आज से पहले आपको हमेशा कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवाया था, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी होल मल्टीप्लाई और इंडिविजुअल मल्टीप्लाई की, लेकिन आज जरूरत पड़ रही है। तो सुन लो पूरा ओवरऑल मामला। 2 ब्रैकेट है, बीच में मल्टीप्लाई है, मैं 3 तरह से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। पहले चेक करने का कि क्या वो होल हो रहा है, होल, अक्खा, जिसको आप हिंदी में कहते हो।
WHOLE। क्या वो होल मल्टीप्लाई हो रहा है? होल की शर्त, चीज भी सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए। सही है। अगर होल होता हुआ नहीं दिखा तो आप इंडिविजुअल की तरफ बढ़ोगे। इंडिविजुअल की शर्त, चीज सेम होना चाहिए, साइन अलग होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल भी नहीं हो रहा है तो आखिरी रास्ता कांस्टेंट मल्टीप्लाई। तो फिलहाल अगर आप इसको देखो तो यहां पे इंडिविजुअल का केस बना, मैंने इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रही बात? अगर ना तो होल का केस बनता ना तो इंडिविजुअल का केस बनता तो एंड में मैं वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता, जो आपको पहले से आता है। फिर मैंने थोड़ा सा ऐड किया था कि इंडिविजुअल के केस में आप कांस्टेंट करोगे तो चलेगा, बस थोड़े स्टेप्स लंबे हो जाएंगे, बाकी आंसर सेम आएगा। होल के केस में आप कांस्टेंट करो तो चलेगा, बस थोड़े स्टेप्स बड़े हो जाएंगे, लेकिन आंसर एंड में सेम आएगा। तो इंडिविजुअल के केस में कांस्टेंट कर सकते हैं, होल के केस में कांस्टेंट कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट के केस में इंडिविजुअल नहीं, कांस्टेंट के केस में होल नहीं। सुने ना? अबे सुने कि नहीं सुने? अगर नहीं सुने होगे तो फिर से एक बार रिवाइंड करने का और सुनने का। रिकॉर्डेड लेक्चर है ना ये, बार बार क्या बोलूं, लेंथ बड़ी हो जाएगी लेक्चर की। चलो समझ में आया? तो इस चीज पर जरा ध्यान देना कि 3 टाइप के मल्टीप्लाई होते हैं, कौन कौन से मैंने से बता दिया। चलो अब ज्यादा समझते हैं। सब नंबर 2, वही सारे तरीके जो आपने सम नंबर 1 में लिया है और सम नंबर 4 में लिया है। बताओ क्या मांगा है? तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक फॉर्म करने बोला है ना? क्या मांगा है? तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक फॉर्म करने बोला है। अब खाली मांगेगा या कुछ देगा भी? तो क्वेश्चन कहता है हाँ है ना, रूट्स है, उसका रूट कहना और मेरा ये समझ जाना कि अगर वो रूट का जिक्र कर रहा है तो पहला अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। तो बात समझ में आ रही है? उसका रूट कहना और मेरा समझ जाना कि पहला अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा, इसके अलावा और कुछ चांस ही नहीं है। अगर आप कहते हो सर इसको x दे दो, इसको y दे दो, तो मैं कहूंगा नहीं, रूट मतलब पहला अल्फा दूसरा बीटा। किसी ही रूट का एक बार एडिशन फाइंड कर लो और एक बार मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लो। चलो अल्फा का 3 प्लस का प्लस बीटा का -10, क्या 2 साइन साथ में है? हाँ। सॉल्व करो, 3 का 3 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गया 7 और बड़े नंबर की साइन। ये रही आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो। क्या मैं अल्फा जानता हूं? हाँ। इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। क्या मैं बीटा जानता हूं? हाँ, -10। 2 साइन साथ में है तो क्या आ जाएगा? ब्रैकेट। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पहले साइन बाद में नंबर बाद में अल्फाबेट। तो पहले साइन पढ़ लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 10 3 जा 30। ये आपकी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। समझ में आया? पहला स्टेप खत्म हो चुका है, दूसरा स्टेप खत्म हो चुका है, तीसरा स्टेप therefore required quadratic equation is, क्या है वो कंपल्सरी वाला फॉर्मूला? क्या है बताओ? क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। कंपल्सरी है, कंपल्सरी। जो जैसा यहां आया वैसा यहां भी आया और वैसा वहां भी आया, कंपल्सरी है। चलो x² हमेशा दिखेगा, माइनस का माइनस। क्या मैं अल्फा प्लस बीटा जानता हूं? अब बोलोगे हाँ, -7। x का x प्लस का प्लस। क्या मैं अल्फा इंटू बीटा जानता हूं? आप बोलोगे हाँ, -30 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो 2 साइन कहां पे एक साथ, जहां जहां
दो साइन एक साथ होगी, वहां आप ब्रैकेट डाल दोगे। अब सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, कहीं तो जीरो वगैरह है क्या, कुछ हटाने का है क्या? तो यहाँ देखो प्लस जीरो था, प्लस जीरो कोई वैल्यू नहीं रखता है, तो आगे बढ़ जाएगा। यहाँ तो कहीं जीरो जीरो है नहीं, तो ये जो आई हुई चीज है ये मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है। फिर अगर कोई आपसे पूछे क्या ये क्वाड्रेटिक है, आप क्या बोलोगे? हाँ ये क्वाड्रेटिक है। क्यों ये क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, 2। क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? 2। और वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। देखो x के ऊपर 2, डिग्री इज 2, x के ऊपर कुछ नहीं, डिग्री इज 1, x ही नहीं, डिग्री इज 0। तो 2 1 0 में से जो 2 है वो हाईएस्ट है, वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक कहलाता है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 3 सम हो गए हैं, एक सम और करवाता हूं, आपका मेन क्वेश्चन 4 फिनिश हो जाएगा। सम नंबर 3, वही सारे स्टेप्स जो आपने अभी पिछले सम्स में लिए थे। चलो, क्वेश्चन कहता है ये रूट है, मैं कहूंगा अगर ये रूट है तो पहला अल्फा कहलाएगा और दूसरा बीटा कहलाएगा। क्वेश्चन ने साफ तौर पे ये नहीं बोला कि ये लो अल्फा ये लो बीटा, उसका रूट कहना और मेरा मान लेना अल्फा और बीटा, तो मैं खुद से मान रहा हूं ना कि वो अल्फा और बीटा है, इसलिए क्या आएगा ये। चलो पहला स्टेप पूरा हो गया आपका। दूसरा स्टेप, रूट का एडिशन निकाल लो। क्या मैं अल्फा जानता हूं? हाँ। प्लस का प्लस, क्या मैं बीटा जानता हूं? हाँ। दो साइन साथ में है, ब्रैकेट, सॉल्व करो। 1/2 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 1/2 एज इट इज, प्लस में 1/2, माइनस में 1/2 कैंसिल, ऐसे होता है ना, प्लस में x माइनस में x कैंसिल, प्लस में 7 माइनस में 7 कैंसिल। वैसे ही इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस, प्लस में 1/2 माइनस में 1, प्लस में 1/2 माइनस में 1/2 कैंसिल। ये मेरा रूट का एडिशन हो गया। अब मैं रूट का मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर लेता हूं, अल्फा इंटू बीटा। क्या मैं अल्फा जानता हूं? हाँ, 1/2। अल्फा और बीटा के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। क्या मैं बीटा जानता हूं? हाँ, -1/2। दो साइन साथ में है, सॉल्व सॉल्व। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, स्ट्रेट मल्टीप्लाई, दो फ्रैक्शन बीच में मल्टीप्लाई, स्ट्रेट मल्टीप्लाई। याद करो मेरे फ्रैक्शन के नियम, क्रॉस मल्टीप्लाई, स्ट्रेट मल्टीप्लाई, कॉमन डिनोमिनेटर, याद करो। अब मैं हर लेक्चर में चीजें दोहराते रहूं तो ना ऐसा होगा। याद करो, दो फ्रैक्शन है बीच में मल्टीप्लाई है, स्ट्रेट मल्टीप्लाई। दो फ्रैक्शन है बीच में मल्टीप्लाई है, स्ट्रेट मल्टीप्लाई। ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, ठीक है। दो फ्रैक्शन है बीच में मल्टीप्लाई है, स्ट्रेट मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में पहले हम साइन पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई में पहले हम साइन पढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस, साइन पढ़ के हो गया। अब ऊपर वाले से 1 1 1, 2 2 4। तो ये आपका रूट का एडिशन, ये आपका रूट का मल्टीप्लीकेशन। आपके दो स्टेप हो गए। पहला अल्फा बीटा मान लेने का, दूसरा उसी ही अल्फा बीटा का एडिशन, उसी ही अल्फा बीटा का मल्टीप्लीकेशन। दो स्टेप हो गए। अब क्या लिखोगे? Therefore, required quadratic equation is, ये पूरा लिखोगे आप, quadratic equation पूरा। Therefore, required quadratic equation is, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला कंपलसरी है। जब जब क्वाड्रेटिक को फॉर्म करने बोला जाएगा ये फॉर्मूला आएगा बिना कोई चेंजेस के, ऐसा ही रहेगा वो। चलो, x² तो दिखेगा,
माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, एक्स का एक्स प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1/4, दो साइन साथ में है, ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 7 0, 0 इंटू अकील 0 इंटू अकील 0, 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो आंसर 0 ही आता है ना। तो 0 इंटू एक्स 0 प्लस माइनस माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। 0 का कोई रोल नहीं है, 0 का कोई रोल नहीं है। आपके पास 100 रुपया है, मुझे 0 रुपया दे दो, कितना बचा आपके पास? 100। आपके पास 1000 रुपया है, मैंने आपको 0 रुपया दिया, कितना हो आपके पास? 1000। तो 0 को कम करो या 0 से बढ़ाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो वही मैं कह रहा हूं, 0 का कोई रोल नहीं है, 0 को बोलो कि तू जा। अब ये जो आया हुआ है ना, वो क्या है मेरा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो आया हुआ है ना, वो क्या है मेरा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? x के ऊपर 2, डिग्री इज 2, x भी नहीं, डिग्री इज 0, 2 और 0 में से 2 हाईएस्ट है, वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2, उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। समझा? समझा? तो इस मेन क्वेश्चन 4 के एंड में मैं आपको एक चीज कहता हूं, वो नोट करने लायक है। हमसे क्वेश्चन ने सिर्फ ये कहा था कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आओ। क्या डिमांड किया था? कि आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले आओ। वो जो आया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, उसने ऐसा नहीं कहा था। सुने, उसने क्या बोला था कि सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। उसने ये डिमांड नहीं किया कि वो जो आया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। तो मैंने भी क्या किया? मैंने भी सिर्फ क्वाड्रेटिक ही लाया, मैंने भी सिर्फ क्वाड्रेटिक ही लाया, मैंने सिर्फ वो हाईएस्ट डिग्री 2 कवर किया। क्या मैंने यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करवाया? आप कोशिश मत करना स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करवाने की, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक लाना है। मैंने भी सिर्फ क्वाड्रेटिक ही लाया, क्या मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करवाया? नहीं, है ना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करवाऊं तो स्टेप्स और लंबे हो जाएंगे, 4 हटाना पड़ेगा। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं किस चीज से बात कर रहा हूं? क्वेश्चन ने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 मैच करवाना है, 2। स्टैंडर्ड फॉर्म मैच मत करवाना। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करवाने जाओगे ना तो मामला और बढ़ जाएगा, वो किसी काम का नहीं है। आप टेक्स्ट बुक के पीछे देखो, आपको यही आंसर मिल रहे हैं। समझा? ये 0 क्यों हट गया? क्योंकि +0 कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता है। ये 0 क्यों हट गया? क्योंकि -0 कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता है। जो कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट करता है उसको कंटिन्यू करके क्या फायदा है? तो इसको यहां से हटा दो, जो आया आंसर, इसको यहां से हटा दो, जो आया आंसर, सम खत्म। हाँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आना चाहिए, बार बार सुनो, लिखो, अपना दिमाग लगाओ, आना चाहिए। अब सम नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सम नंबर 7 की ना थोड़ी लेंथ लंबी होगी पिछले कुछ सम से। मैंने हमेशा कहा हूं, अगर सम की लेंथ बड़ी है इसका ये मतलब नहीं कि वो मुश्किल है, इसका मतलब ये है कि उसमें 2-3 कंसेप्ट मर्ज हो गए। तो देखने का, देखो, the roots of each of the following quadratic equation is real and equal। जो रूट्स है बाद में बात करते हैं। द रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल एंड इक्वल है। सुने? अरे सुने कि नहीं सुने? रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल नेचर। हम लोग ने 2.5 में जब हम लोग मेन क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे देखो हम लोग नेचर का पता लगाते थे कि रूट का नेचर क्या है। याद है? 3 नेचर होते हैं,
याद है? मैं लिख देता हूं, रियल एंड इक्वल मतलब डेल्टा 0 के बराबर, सही। रियल एंड अनइक्वल मतलब डेल्टा 0 से बड़ा। नो रियल को आप नॉट रियल भी कहते हो, नो रियल डेल्टा 0 से छोटा, है ना। तो क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहता है जो रूट है ना उसका नेचर रियल एंड इक्वल है, मतलब ये वाला, ठीक। सुनते रहो, फिर मैं बाद में एक साथ कड़ी से कड़ी जोड़ के सम फिनिश कर दूंगा, देखते रहना। जो रूट है उसका नेचर क्वेश्चन में नहीं बोला, मैं अपने से मान के चल रहा। जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल तो नेचर होता है, तो मैं ऐसा बोलूंगा जो रूट है उसका नेचर रियल एंड इक्वल है। और जाओ क्या फाइंड करो, के। क्या फाइंड करो, के। अब देखो इस तरह के सम को मैं कैसे शुरू करता हूं, ध्यान से। अगर आपको ये सब एग्जाम में आ गया और आता है 3 मार्क्स के लिए आता है ये सब, अच्छा सम पूछने वाला है, तो अगर ये सब आपको एग्जाम में आ गया तो देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। आप बोलोगे जो दिया है ना उसी से शुरू करना है। आपकी ये लॉन्ग बुक का पेज होगा, आप बीच में से शुरू करना, कुछ हिस्सा ऊपर सॉल्व करना, कुछ हिस्सा नीचे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से, जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही करो। चलो क्वेश्चन कहता है, मैं लिखता हूं, सिंस इट हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर रूट का नेचर रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब जो डेल्टा है वो 0 के बराबर है। सुने? तो जो मैं कह रहा था ना कि आपकी लॉन्ग बुक है, बीच में से शुरू करना, तो देखो मेरी शुरुआत। तो सम नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है, तो पहले को भी 20 से शुरू करना और दूसरे को भी 20 से शुरू करना, कुछ ऊपर सॉल्व करना, कुछ नीचे सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सम को ना पकड़ना सीखो, उसके नस को, जैसे ही नस पकड़ में आ जाए काम करना शुरू करना, ठीक। तो अगर रूट रियल एंड इक्वल है या अगर रूट का नेचर रियल एंड इक्वल है, तो उससे क्या मीनिंग निकलता है कि डेल्टा 0 के बराबर है, कि डेल्टा 0 के बराबर। अब वो जो डेल्टा है ना, डेल्टा, उसको मैं डिस्क्रिमिनेंट भी बोलता हूं, उसको मैं ट्रायंगल भी बोलता हूं, जो आपको अच्छा लगे। अब आगे, ठीक, रूट का नेचर रियल एंड इक्वल था, मैंने लिख लिया। मांगा क्या है? जो दिया था वो मैंने लिख लिया। मांगा क्या है? मांगा क्या है? आप बोलोगे के मांगा है। क्या बोलोगे? के मांगा है। के क्या बोलोगे? के मांगा है। अब क्या मुझे दिए हुए में, देख रहे हो, देखो मैं ऐसा हाथ घुमा रहा हूं, क्या मुझे दिए हुए में कहीं के दिखाई दे रहा है? नहीं। अब जब मुझे के ही नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं के को ढूंढू कैसे? मैं के के लिए कैसे काम करूं? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ने जो दिया वो मैंने लिख लिया, क्वेश्चन ने जो दिया वो मैंने लिख लिया। अब मैं ये ढूंढ रहा हूं कि जिसकी मांग हो रही है वो कहां है। अगर के की मांग हो रही है तो मैं के को ढूंढ रहा हूं, के दिख जाए तो मैं उसके लिए काम करना शुरू कर दूंगा। तो मांगा हुआ दिख ही नहीं रहा है, मैं काम कैसे करूं? मांगा हुआ दिख ही नहीं रहा है, मैं काम कैसे करूं? तो देखो मैं क्या करूं, अब मेरी सोच देखना। मांगा हुआ के नहीं दिखाई दे रहा है, मांगा हुआ के नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे लोगों को बदलना होगा। मांगा हुआ के नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे लोगों को बदलना होगा। मैं क्या करूंगा? मैं इस डेल्टा को या मैं इस डिस्क्रिमिनेंट को
बी स्क्वायर माइनस 4ac से बदल दूंगा। एकदम बदल सकते हो। 2.5 का मेन क्वेश्चन 2 याद है कि नहीं? डेल्टा का फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं। बदलने पे क्या दिखाई दिया? नहीं। लोगों को बदलने पे क्या दिखाई दिया? नहीं। और बदलो, तब तक बदलते रहो जब तक दिखाई नहीं देता है। डिस्क्रिमिनेंट को बदल दिया उसके फॉर्मूले से। अब अगर मैं आगे बदलने की सोचूं तो मुझे बी चाहिए, मुझे ए चाहिए, मुझे सी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट को बदल दिया उसके फॉर्मूले से, के नहीं दिखाई दिया, मैं और बदलूंगा। मैं अगर अब और बदलने की सोचूं तो मुझे बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए। मुझे बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए। मुझे बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए। क्वाड्रेटिक में वो क्या तरीका है जिससे मैं एबीसी ला सकता हूं? हाँ, जोर दो, दिमाग पे जोर दो। क्वाड्रेटिक में वो क्या तरीका है जिससे मैं एबीसी ला सकता हूं? तो आप बोलोगे सर हम कंपेयरिंग करके एबीसी ला सकते हैं। करो कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसा तो है नहीं कि आपने पहले कभी एबीसी फाइंड नहीं किया है। हाँ, जो आपने पिछले तरीका इस्तेमाल किया था एबीसी को फाइंड करने का, सेम अभी भी यूज करो। ए कितना है? 3। बी कितना है? के। सी कितना है? 12। जिसकी डिग्री 2 उसके आगे वाला ए, तो ए 3 हो गया। जिसकी डिग्री 1 उसके आगे वाला बी, तो बी के हो गया। तीसरी पूरी चीज सी। क्या मुझे एबीसी मिल गया? हाँ, बदलो। बी का स्क्वायर के और ऊपर स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4। क्या मैं ए को जानता हूं? हाँ। क्या मैं सी को जानता हूं? हाँ। समझ में आ रहा है? अब मुझे आप ये बताओ, जिस के की मांग हो रही थी, जिसको मैं ढूंढ रहा था, क्या वो दिखाई दे रहा है? हाँ। अब सम को आगे 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 बढ़ाओ, के को ढूंढ के लाओ, और वो क्या होगा? अपना आंसर। बस समझ में आ रहा है? मैं बहुत आसान करके चीज समझा रहा हूं, ठहर ठहर के, ताकि सारे ही बच्चों को समझ में आए, और आना ही चाहिए। हाँ? चलो फिर से देखिए। अब सम खत्म। अब सम में कोई बचा ही नहीं है। धीमे धीमे आगे बढ़ाओ, के को अकेला कर लेना, के को ढूंढ लेना, आपका क्या आंसर है। एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन ने क्या दिया है? बताओ, क्वेश्चन ने क्या दिया है? क्वेश्चन ने बोला जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है। तो बोलो रूट रियल एंड इक्वल, अधूरा अधूरा लग रहा है। रूट रियल एंड इक्वल, ये रियल एंड इक्वल तो नेचर होता है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, रूट का नेचर रियल एंड इक्वल है। रूट का नेचर रियल एंड इक्वल है। अब रूट का नेचर रियल एंड इक्वल मतलब डेल्टा 0 के बराबर। तो मैं इससे स्टार्ट करूं, मैं मेरे लॉन्ग रूट में बीच से स्टार्ट करूं। तो मैंने इसको लिखा, सिंस इट हैव रियल एंड इक्वल रूट देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये तो बात रही कि दिया क्या है, मांगा क्या है? के मांगा है। क्या दिए हुए में कहीं के दिखाई दे रहा था? नहीं। लोगों को बदलो, तब तक बदलो जब तक मांगा हुआ दिखाई नहीं देता है। और जैसे ही मांगा हुआ दिखाई दे, रुक जाओ, उस मांगे हुए के लिए काम करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, अपना आंसर आ जाएगा। तो इस लेवल पे के नहीं दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ा, फॉर्मूले से चेंज किया। इस लेवल पे भी के नहीं दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ा, बी को बदला, ए को बदला, सी को बदला। बी ए सी को बदलने के लिए कंपेयरिंग करना पड़ता था, कंपेयरिंग किया, ए बी सी ले आया, वैल्यू भेजा, के लिखना शुरू हो गया। अब सॉल्व करो, और क्या? चलो सॉल्व करते हैं। के का स्क्वायर, के स्क्वायर, ये पूरा 1 है, माइनस है ना, कोई और माइनस नहीं तो माइनस एज इट इज। 4 3 12, 12 12 का
144। मुझे के चाहिए, मुझे के चाहिए तो के अकेला होना चाहिए। बोलो, मुझे के चाहिए तो के अकेला होना चाहिए। के पास जो भी एक्स्ट्रा है ना उनको सबको शिफ्ट कर दो। माइनस वाला प्लस, सिर्फ के चाहिए। के ऊपर ये जो स्क्वायर है ना वो भी नहीं चाहिए। सुने, सिर्फ के चाहिए। के ऊपर जो स्क्वायर है वो नहीं चाहिए। स्क्वायर शिफ्ट होगा तो रूट बनेगा। अगर वो क्वाड्रेटिक कंसेप्ट है तो रूट के साथ साथ प्लस माइनस भी आएगा। याद रखना, आपने हमेशा स्क्वायर को शिफ्ट किया है तो वो रूट बना है। लेकिन वो अगर क्वाड्रेटिक कंसेप्ट है, क्वाड्रेटिक कॉर्ड मतलब दो, अगर वो क्वाड्रेटिक कंसेप्ट है तो दो साइन इन्वॉल्व होगी। तो स्क्वायर तो शिफ्ट का तो रूट बना, लेकिन अगर वो क्वाड्रेटिक कंसेप्ट है तो प्लस माइनस हो जाएगा। याद करना होगा आपको। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। के का के इज इक्वल टू का इज इक्वल टू, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। 144 का रूट 12। एक बार प्लस में आंसर आ जाएगा, एक बार माइनस में आंसर आ जाएगा। इसी ही की मांग होगी। सम खत्म। तो सम की लेंथ बड़ी होगी लेकिन सम मुश्किल नहीं है। सम की लेंथ बड़ी होगी लेकिन सम मुश्किल नहीं है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो जो अगर मैं बात करूं ना इस सम में की पॉइंट क्या है मालूम? ये वाला पॉइंट। इसको लिखो, बदलो, जो मांगा है वो दिखाई दे रहा है, उसके लिए काम करो, अपना आंसर समझा। और फिर ये भी याद करके रखो कि अगर वो क्वाड्रेटिक कंसेप्ट है, मैंने आपको फॉर्मूला मेथड में करवाया होगा, अगर वो क्वाड्रेटिक कंसेप्ट है तो स्क्वायर शिफ्ट होके सिर्फ रूट नहीं बनता है, स्क्वायर शिफ्ट होके रूट के साथ साथ प्लस माइनस भी बनता है। स्क्वायर शिफ्ट होके सिर्फ रूट नहीं बनता है, स्क्वायर शिफ्ट होके रूट के साथ साथ प्लस माइनस भी बनता है ना? तो क्वाड्रेटिक में ऐसा होता है। मेन क्वेश्चन 7 सम नंबर 2, वही सारे काम जो आपने सम नंबर 1 में किया था। फिर अगर कहीं हल्का सा चेंज हुआ तो देखिए। चलो अब मैं अगर देखूं तो फिर से देख लो क्वेश्चन में क्या दिया है। द रूट रियल एंड इक्वल, तो बोलूंगा ये अधूरा है। रूट रियल एंड इक्वल अधूरा होता है। रूट का नेचर रियल एंड इक्वल ये पूरा होता है। तो भले से वो नेचर का जिक्र नहीं कर रहा है लेकिन अपन मान लेंगे का, हाँ, कि वो नेचर है। ठीक है, हाँ, रूट का नेचर रियल एंड इक्वल मतलब ऐसा। स्टार्ट करता हूं। सिंस इट हैव रियल एंड इक्वल root, therefore discriminant is equal to 0 या डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपसे पहले कहा था ना कि लॉन्ग बुक में बीच में लिखने का, लिख दिया। क्या इसमें के दिखाई दे रहा है? नहीं। आंख खोलो, क्या इसमें के दिखाई दे रहा है? नहीं। तो बदलो, चलो बदलते हैं। इसको बदलूंगा इसके फॉर्मूले से। क्या बदलने में के दिखाई दिया? नहीं। फिर से बदलो, पहले बदला फॉर्मूले से, अब बदलूंगा ए की वैल्यू से, बी की वैल्यू से और सी की वैल्यू से। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कैसे आएगी? कंपेयरिंग करके आएगी। अब जैसे ही मैं कंपेयरिंग करने को आया ना और मेरी नजर इक्वेशन पे गई, जैसे ही मैं कंपेयरिंग करने को आया और मेरी नजर इक्वेशन पे गई तो मैं देखता हूं नहीं, ये इक्वेशन पूरी तरह से सॉल्व नहीं है, या ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले यहाँ पे जो अधूरा मामला दिख रहा है उसको पूरा कर लो, बाद में कंपेयरिंग करके एबीसी फाइंड कर लेना। कैसे?
इस बाहर वाले को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो। चलो के लिए कोई नहीं, के एज इट इज, एक्स एक बार, एक्स एक और बार, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, दो के लिए कोई नहीं, दो एज इट इज, के लिए कोई नहीं, के एज इट इज, एक्स के लिए कोई नहीं, एक्स एज इट इज। तो ये बाहर वाला अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाऊं के एक्स इंटू एक्स, के एक्स इंटू टू, तो देखो इधर मल्टीप्लाई करो, के देखो ये पूरा एक है ना, के लिए कोई नहीं, के एज इट इज, एक्स 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 दो बार, यहां मल्टीप्लाई करो पहले नंबर, के लिए कोई नहीं, के एज इट इज, एक्स के लिए कोई नहीं, एक्स एज इट इज। तो आप डायरेक्ट करो तो दो ही आंसर आना है, आप अलग से रफ में सॉल्व करके लाओ तो दो ही आंसर आना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट करो, टाइम बचेगा। यहां पे प्लस 6 एज इट इज। तो मैं लोगों को बदल रहा था ताकि मुझे मांगा हुआ दिखाई दे, एक बार फॉर्मूले से बदला, अब एबीसी की वैल्यू से बदलना है। तो जैसे ही मैं कंपेयरिंग करने गया ताकि मुझे एबीसी मिल जाए, तो मैं देखा कि इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है या इक्वेशन अधूरा है। तो मैंने मल्टीप्लाई करके अब चीजों को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया, या जो बचा हुआ काम था पूरा कर दिया। ठीक देखो, 3 लोग एक तरफ, डिग्री 210, डिनोमिनेटर एब्सेंट, तो आ गया ना लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, या जो अंदर अंदर मल्टीप्लाई होता मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब अधूरा काम पूरा हो चुका है या लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं, अब मैं कंपेयरिंग कर सकता हूं। कंपेयरिंग इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलो, एक्स स्क्वायर के आगे ए मिलता है, एक्स स्क्वायर के आगे के है, तो ए कितना हो गया, के। एक्स के आगे बी मिलता है, एक्स के आगे -2 के। एकदम सिंपल है। एक्स स्क्वायर के आगे वाली चीज ए, एक्स स्क्वायर के आगे के है तो वो ए कहलाएगा। एक्स डिग्री 1 के आगे वाला बी, तीसरी पूरी चीज, ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी, ये रहा मेरा सी। अब जहां पे इनकी मांग हो रही है वहां पर उसको भेजो, सॉल्व करो, आंसर आएगा। चलो, क्या मैं बी जानता हूं तो आप बोलोगे हाँ, -2 के और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4। क्या मैं ए जानता हूं, हाँ। क्या मैं सी जानता हूं, हाँ। कर दो, देखो मांगा हुआ दिखाई दे रहा है, सॉल्व करते जाओ। जितने बेसिक्स आते हैं ना आपको, या आपने जो अब तक सीखा है वो अप्लाई करो। चलो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें 3 चीज है, -2k और ऊपर स्क्वायर, 3 चीज है, माइनस है, 2 है, के है, हर एक को स्क्वायर मानते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर। चलो इधर आ जाओ, ये पूरा एक है ना, पहले साइन, तो माइनस के लिए कोई नहीं, माइनस एज इट इज, फिर नंबर 4 6 24 और फिर अल्फाबेट, के लिए कोई नहीं। तो ये जो इतना फैला हुआ था वो सॉल्व होने पे ऐसा दिखाई दे रहा है। सही? अरे सही, क्या मैं रुक जाऊं, सब खत्म करूं? नहीं ना, आप बोलोगे क्या मांगा है, के, तो तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक ऐसा नहीं दिखाई देता, तो रुकने का नहीं। चलो सॉल्व करें, सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करूं, कैसे सॉल्व करूं? तो मेरे जहन में आता है कि के स्क्वायर है, के है, माइनस हो रहा है, क्या मैं इसको ऑपरेट कर दूं? क्या मैं 24 में से 4 हटा दूं? नहीं। अगर वो बच्चा जो ये सोच रहा है कि सर 24 में से 4 गया तो 20 मिलूंगा, नहीं,
इसके पास डिग्री 2 है, इसके पास डिग्री 1 है, ये अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म ऑपरेट नहीं हो सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा माइनस करने के मूड में है ना तो वो गलत है। क्या सुनो, क्या करूं क्या करूं? देखो मैंने आप लोगों को कल या परसों फैक्टराइजेशन मेथड करवाया था। हाँ, फैक्टराइजेशन में से एक कंसेप्ट यहां पे लागू हो जाएगा। फैक्टराइजेशन में कितने कंसेप्ट थे? 3। पहले क्या कोशिश करने का? स्प्लिट कोशिश करो। यहां पे स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 लोग हैं। स्प्लिट के बाद कॉमन, यहां पे कॉमन काम करेगा, यहां पे कॉमन काम करेगा। अब अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो ना तो क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। तो जो मैंने आपको फैक्टराइजेशन में कॉमन वाला कंसेप्ट सिखाया था, वही कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉमन निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। चलो कॉमन निकालते। 4 कैसे बनता है? 4 1 जा से। 24 कैसे बनता है? 4 6 जा से। 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 बाहर के 2 बार, के 1 बार, के 1 बार बाहर। जो एक जैसा था वो बाहर, जो बच गया वो अंदर दिखाओगे ना। 4 में से 4 चला गया, 4 दिखने वाला नहीं। के 2 बार में से 1 बार चला गया, 1 बार दिखेगा, माइनस का माइनस। 24 जो 4 और 6 से बनता था, 4 चला गया, 6 दिखेगा। के बाहर चला गया, के दिखने वाला नहीं है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर यहां से यहां जो आए हो कैसे, तो मैं बोलूंगा कॉमन। क्या बोलूंगा? कॉमन। देखो मैं फिर से अभी आपको कॉमन सिखाऊं तो क्या फायदे का। तो आप मेरा जरा 2.2 का जब मेरा पहला लेक्चर लिया था, या जब मैंने दूसरा लेक्चर मैंने लिया था जिसमें मैंने रूपरेशन करवाया था, उसके आखिरी में मैंने आपको कॉमन का कंसेप्ट सिखाया था। बस मैं वही अप्लाई कर रहा था। चलो अब 2 लोग हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। 2 लोग हैं, बीच में कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। तो क्या करूंगा मैं? 1 बार 0 इसको दे दूंगा और 1 बार 0 इसको दे दूंगा। तो ऐसे ही होता है ना। अरे स्प्लिटिंग का कंसेप्ट याद करो या फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट याद करो। 1 बार 0 इसको दे दो, 1 बार 0 इसको दे दो। याद है? वैसे ही 2 लोग हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, 1 बार 0 इसको दे दो, 1 बार 0 इसको दे दो। ठीक। जैसे मैं अगर बोलूं कि एक बच्चा है, उसका नाम है उमर, और एक और बच्चा है, उसका नाम है असीफ, इज इक्वल टू 0। दोनों ही 0 है, उमर और असीफ दोनों मिला के 0 है ना। तो अब अगर मेरे को आगे बढ़ाने का है तो मैं बोलूंगा 1 बार 0 उमर को दे दो, 1 बार 0 असीफ को दे दो। ऐसे ही 2 लोग हैं, 1 बार 0 पहले वाले को दे दो, 1 बार 0 आखिरी वाले को दे दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब क्या है, इसमें से के ढूंढ लो, इसमें से के ढूंढ लो, वो हमारा क्या होगा? आंसर। और अगर कुछ एक्सेप्शन रहेगा तो उस पर बात करेंगे। उमर और असीफ बुरा नहीं मानने का, ठीक, मजाक कर रहा था, समझते हैं। चलो, इनमें से के चाहिए तो के अकेला होना चाहिए, इनमें से के चाहिए तो के अकेला होना चाहिए। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, माइनस वाला प्लस। सही है? अरे सही है। 0 से आप चीजों को मल्टीप्लाई करो या आप 0 से लोगों को डिवाइड करो, आंसर 0 ही आता है। तो 0/4 0। ये तो सॉल्व हो चुका है। समझ में आया? अरे समझ में आया। तो अगर आपको इस मेन क्वेश्चन 7 का सम नंबर 1 याद है तो वहां पे भी 2 आंसर आए थे।
k इज इक्वल टू 12 आया था, k इज इक्वल टू -12 आया था। और अगर आपको सम नंबर 2 दिखाया जाए, सम नंबर 2 दिखाया जाए तो उसमें भी 2 आंसर है। सम नंबर 1 में मेरा ये भी आंसर था, मेरा ये भी आंसर था, लेकिन सम नंबर 2 में मेरा सिर्फ एक ही आंसर होगा। लेकिन सम नंबर 2 में मेरा सिर्फ एक ही आंसर होगा। तब बोलोगे क्यों? इसने क्या बिगाड़ा कर दिया, इसने क्या बिगाड़ा किसी का? ये मन में सवाल आ रहा होगा ना। सुनना मेरी बात सुनना कि क्यों सम नंबर 1 में 2 जो आंसर आए वो दोनों आंसर कहला रहे हैं, और क्यों सम नंबर 2 में 2 जो आंसर आए उसमें से खाली एक ही आंसर कहला रहा है। सुनना, देखो, अगर मैं इस k को इसमें पुट कर दूं, सुनना मेरा एक्सप्रेशन, सुनना मेरा एक्सप्रेशन। ये मेरा इक्वेशन है kx² - 2kx + 6 = 0। ठीक है, अगर मैं इस k = 0 वाली वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो 0 × x², 2 × 0 × x + 6 = 0। 0 × x² 0, फिर ये पूरा 0 हो जाएगा, + 6 = 0। 0 0 हटा दो, क्या बच गया? 6 = 0। तो आखिरी में ऐसा बचा आखिरी में। इस 6 की डिग्री क्या होगी? इस 6 की डिग्री क्या होगी? तब बोलोगे अल्फाबेट नहीं, दैट मीन्स डिग्री इज 0, है ना। तो आखिरी में इसकी डिग्री क्या होगी? 0। जो क्वाड्रेटिक था, देखो डिग्री 2 है, जो क्वाड्रेटिक था k की वैल्यू 0 लेने से वो क्वाड्रेटिक नहीं रहा। सुने, जो क्वाड्रेटिक था x के ऊपर 2 डिग्री 2, दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक था k की वैल्यू 0 लेने से वो क्वाड्रेटिक नहीं रहा, इसलिए हम इसको एज अ आंसर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझा? अबे समझा। सम नंबर 1 में भी 2 आंसर आया था, सम नंबर 2 में भी 2 आंसर आया है। सम नंबर 1 में दोनों ही आई हुई चीज को हम कंसिडर कर लेते हैं एज अ k, लेकिन सम नंबर 2 में जो 0 है हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं एज आंसर। क्यों? क्योंकि वो जो 0 है वो दिए हुए इक्वेशन पे असर ला रहा है। क्या असर ला रहा है? अगर मैं k को 0 मान लूं तो क्वाड्रेटिक नहीं रह रहा है। अगर मैं k को 0 मान लूं तो क्वाड्रेटिक नहीं रह रहा है, इसलिए हम इसे एज अ आंसर या एज अ k कंसिडर नहीं करेंगे। वही अगर मैं 6 को देखूं तो देखो k के बदले 6, k के बदले 6, 6 × x², 6x², इधर हो जाएगा 12x। अब देखो डिग्री 2 है ना, पहले भी 2 था, अभी भी 2 है, पहले भी क्वाड्रेटिक था, अभी भी क्वाड्रेटिक है, तो ये जो वैल्यू है वो क्वाड्रेटिक पे असर नहीं ला रही है, इसलिए क्या होगी? मेरा आंसर होगा। ठीक, ये वाली वैल्यू क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक नहीं रहने दे रही है, ये वाली वैल्यू क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक रहने दे रही है, इसलिए ये क्या होगा? मेरा आंसर। वही अगर मैं सम नंबर 1 की बात करूं, 12 और -12, 12 को पुट करो क्वाड्रेटिक रहेगा, -12 को पुट करो क्वाड्रेटिक रहेगा। ना तो पहली वैल्यू ने असर लाई, ना तो दूसरी वैल्यू ने असर लाई, ना तो पहली वैल्यू ने असर लाई, ना तो दूसरी वैल्यू ने असर लाई, इसलिए वो दोनों मेरे आंसर होंगे। यहाँ पे एक असर ला रहा है, एक असर नहीं ला रहा है, तो जो असर ला रहा है वो मेरा आंसर नहीं होगा। समझा? समझ गया होगा। अब इंसान क्या अपनी जान दे दे, है ना? समझ गया होगा। ठीक, नहीं समझा होगा तो फिर से एक बार दोहराने का, स्पीड धीमी करने का। चलो, सिंस, क्या सिंस? मैं रीजन दे रहा हूं कि मेरा कोई आंसर नहीं है। सिंस k = 0 is not satisfying the condition, तो साफ लिखता हूं, साफ। Since k = 0 is not satisfying the condition of being a quadratic equation, therefore k = 0 is not acceptable। हमें समझ में आया मैंने क्या बोला
ये जो जीरो है ना, वो शर्तें पूरी नहीं कर रही है किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कहलाने में। वो जो मैंने इंग्लिश में लिखा हूं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन दे दिया मैंने आपको। ये जो k की वैल्यू जीरो है ना, वो शर्तें नहीं पूरी कर रही है कि एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाए, इसलिए ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं है। k इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एक्सेप्टेबल, हमारा ये आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? देयरफॉर k इज इक्वल टू 6, और ये क्या होगा मेरा आंसर। आपका सम यहां खत्म होगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैं आज का लेक्चर एंड करता हूं। मैंने पूरी कोशिश किया कि मैंने जो भी सम कराया हूं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाया जाए। अब चीजें हैं आपके ऊपर कि आप उसको कैसे सीखते हो। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं आएगा। बोर्ड की डेट वही होगी, वक्त लौट के नहीं आएगा, हर चीज अपने समय पे होगी, इसलिए पढ़ाई भी करना शुरू कर दो। अल्लाह।